नमस्कार साथियों, मेरे भव्य पुस्तक को स्वागत है अपनी अच्छी क्लास बिना किसी का वेस्ट किए हुए 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का अपना टॉपिक चल रहा था। उसी की अपने जहाँ पर पीछे 2 टॉपिक अपन पढ़ चुके थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। प्रथम नियम अपन ने पढ़ा था, बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तक के उपयोगार्थ थे, उसके इम्प्लीकेशन जाने थे। इसके अलावा सेकंड लॉ के बारे में भी अपन ने बहुत डीप में पढ़ा था तथा बुक्स आर फॉर ऑल, यानी पुस्तक के सभी के लिए है। या उसमें अपन ने ऐसे भी बात करी थी, एवरी रीडर शुड हैव इट्स ओवन बुक। अब अपन उसी की कड़ी में तीसरा सूत्र पढ़ेंगे, जो द्वितीय सूत्र के जस्ट ठीक उल्टा है। तीसरा सूत्र आपको कहता है, एवरी बुक शुड हैव इट्स रीडर, कि प्रत्येक पुस्तक को उसका। चलिए मित्रों, अपन इसी टॉपिक के बारे में आज अपन चर्चा कर। तो थर्ड लॉ है आपका, थर्ड लॉ है 5 लॉ में से, वो क्या कहता है मित्रों? थर्ड लॉ आपका कहता है, एवरी रीडर एवरी रीडर शुड हैव इट्स बुक, शुड हैव बुक। यानी दोस्तों, प्रत्येक पुस्तक को प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, एक पुस्तक को उसका पाठक। दूसरा सूत्र आपका क्या था दोस्तों? प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले। जबकि तीसरा सूत्र आपका क्या कहता है? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। देखिए दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल उठना लाजमी है, वाजिब है कि सर किताबें कोई चल के आएगी क्या? तो दूसरे सूत्र में तो पाठक हम चल के जा रहे हैं पुस्तक के पास। तीसरा सूत्र का आप कह रहे हो कि सर प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। तो पुस्तक शेल्फ में पड़ी पड़ी पाठकों को अपनी तरफ थोड़ी बुलाएगी। तो सर ये तीसरा सूत्र आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि प्रत्येक पुस्तक उसका। ठीक है दोस्तों, तीसरा सूत्र आपको ये कह रहा है कि जो पुस्तक है, आप पुस्तक को इस तरीके के प्रकाश में लाइए कि वो पुस्तक चल के पाठक तक जाए। ऐसे तो नहीं जाएगी। तो आप ऐसे क्या प्रयास करोगे कि जिसके माध्यम से पुस्तक पाठक तक पहुंच जाए? इसके माध्यम से एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है, बहुत अच्छा टॉपिक आपको सबको देखने को सामने, उसको अपन कहते हैं तो ओपन एक्सेस। क्या कहते हैं मित्रों? ओपन एक्सेस। यानी आपको कई बार आपको इसको हिंदी में आपको खुला प्रवेश प्रणाली, ये भी आपको हिंदी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मैं आपको पहली क्लास से ही कह रहा हूँ कि हिंदी की बजाय आप थोड़ा इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से clear हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको समझ लेना बहुत अच्छे से ज़रूरी है कि ओपन एक्सेस सिस्टम को समझने से पहले पहले आपको क्लोज एक्सेस सिस्टम को जानना होगा। क्लोज एक्सेस सिस्टम क्या होता है दोस्तों? आप सभी ने अपनी स्कूल और कॉलेज लाइब्रेरी को देखा होगा। उस स्कूल और कॉलेज लाइब्रेरी में क्या होता था कि काफ़ी कॉलेजों में जैसे क्लोज एक्सेस सिस्टम होता है। अब क्लोज एक्सेस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि पाठक जो यूजर स्वयं स्वयं है वो लाइब्रेरी के भीतर प्रवेश तो कर जाएगा, लेकिन जहाँ शेल्फ में बुक्स रखी है वहां तक वो नहीं जा सकता। तो वहां पर वो क्या करेगा, उस खिड़की के ऊपर एक छोटा सा काउंटर होता है, उसको अंदर से वहां से एक टोकन देना देता है वो अपन को। जैसे मान लो किसी पाठक को 3 पुस्तक लेने का हक है, तो उसके पास 3 टोकन होंगे। वो उस खिड़की में से एक पर्ची दे देता है कि भाई सर मेरे को अमुक अमुक टाइटल की ये 3 बुक चाहिए। वहां से अंदर से जो लाइब्रेरी का स्टाफ होता है वो उसको 3 बुक्स ढूंढ के दे देता है, उसके साइन करवा लेता है। ये था आपका क्लोज एक्सेस। किया है दोस्तों आप लोगों ने कभी स्कूल कॉलेज में इस लाइब्रेरी का एक्सेस? तो वो आप यानी लाइब्रेरी के भीतर शेल्फ में आप जा नहीं सकते हो, वो आपका क्लोज एक्सेस सिस्टम। वहीं दोस्तों, अब ओपन एक्सेस सिस्टम है, इसको जरा समझ लीजिए। ओपन एक्सेस सिस्टम का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये आपका एक पूरा का पूरा लाइब्रेरी का सेक्शन, ये आपका मान लीजिए आपका मेन गेट है, यहाँ से आप लाइब्रेरी में एंटर होते हो। यहाँ पर दोस्तों खूब सारी आपकी सेल्फे हैं जिनमें बुक की रखी हुई।
ये खूब सारे आपके यहाँ पर शेल्फ रखी हुई है मान लो, इनमें आपकी रखी हुई इनमें आपकी ये बुक्स रखी हुई। यहाँ पर आपकी ये लाइब्रेरी सर्कुलेशन डेस्क है। मित्रों, आप अपने घर से मानस बना के जाते हो कि आज मुझे 3 किताब तो 3 किताब लानी है, एक तो राजस्थान का इतिहास की, एक लानी है राजस्थान का भूगोल की और एक लानी है लाइब्रेरी साइंस की। इसमें से भी लाइब्रेरी साइंस की मान लो थ्योरेटिकल की आप लेकर ये 3 किताब आप लेने का मानस बना के गए और आप लाइब्रेरी में एंटर हो गए। याद रखिए मित्रों, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ओपन एक्सेस दे रखा है। ओपन एक्सेस का मतलब हुआ कि यूजर खुद लाइब्रेरी में प्रवेश करेगा, उन शेल्फ में रखी हुई बुक्स तक वो उसमें घूमेगा और घूम के अपनी जो इच्छित पुस्तक है वो पुस्तक प्राप्त करेगा और सर्कुलेशन डेस्क के ऊपर वहां पर उन लाइब्रेरी से उन तीनों किताबों को एक्सेशन करेगा और वहां से बाहर आएगा। ये ओपन एक्सेस सिस्टम होता है। तो अब यहाँ पर आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि ओपन एक्सेस सिस्टम तीसरे नियम में देखिए दोस्तों, आप कई सारी किताबें पढ़ोगे जिसमें आपको एमसीक्यू की जब आप प्रैक्टिस करोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि सर ओपन एक्सेस सिस्टम तो द्वितीय सूत्र यानी सेकंड लॉ के अंतर्गत जाता है। दोस्तों, ये कंसेप्ट समझने के बाद आप कोई भी भ्रम की सिचुएशन, कोई भी आपके शंका नहीं रहेगी। अब आपको मैं बताता हूँ ये तीसरे सूत्र किस प्रकार। आइए वापस समझ लिए कि आप घर से वो 3 पुस्तक लेने का आपने मानस बनाया। एक तो आपको किताब लेनी है राजस्थान का इतिहास, एक लेनी है राजस्थान का भूगोल और एक लेनी है लाइब्रेरी साइंस। इन 3 बुकों के उद्देश्य के साथ आप लाइब्रेरी में एंटर करते हो और ये तीनों एक किताब आपने यहाँ से प्राप्त कर ली, एक किताब आपने यहाँ से प्राप्त कर ली और एक किताब यहाँ से प्राप्त कर ली। और इस लाइब्रेरी का नियम था कि आप एक समय में 3 पुस्तक ही ले सकते हो या यूँ समझ लीजिए कि आपको 4 पुस्तक का भी है। लेकिन देखिए दोस्तों, आप घर से मानस बना के गए कि आपको ये 3 पुस्तक लेनी है। इन सेल्फों में ओपन एक्सेस था, इसलिए आप स्वच्छंद रूप से यहाँ विचरण कर सके, घूम सके। घूमते-घूमते दोस्तों यहाँ पर आपको एक शेल्फ के अंदर रखी हुई पुस्तक पर नज़र पड़ जाती है और वो मान लीजिए जैसे पुस्तक का टाइटल लिखा हुआ है अब्दुल कलाम की जीवनी या अब्दुल कलाम से प्रेरणा कैसे लेवें। और मान लीजिए दोस्तों आपके अब्दुल कलाम जी बहुत प्रेरणादायक मॉडल है, रोल मॉडल है आपके। आपको लगा कि जी हाँ, ये किताब तो मुझे लेनी ही चाहिए। दोस्तों, आप घर से मानस बना के आए इन 3 किताबों का और जैसे ही यहाँ पर आपको वो पर्टिकुलर एक और बुक अब्दुल कलाम वाली बुक मिली, आपने उस पुस्तक को एक्सेस की। यहाँ पर आप 3 की जगह आप 4 पुस्तक लेके जा रहे हो। 4 पुस्तक लेके आप बाहर निकल दोस्तों, आप अगर यही आपको मैं क्लोज एक्सेस सिस्टम देता और क्लोज एक्सेस सिस्टम में आपको यहाँ एंट्री नहीं देता, आपको यहाँ पर टोकन देते और यहाँ खिड़की में से काउंटर पे दे देते और मांग करते कि वो 3 किताब मुझे तो दे दो आप, राजस्थान का इतिहास, भूगोल और लाइब्रेरी साइंस। तो वो तो अंदर से लाइब्रेरी आपको किताब लाइब्रेरी ढूंढ के ला के दे देता और आप कह देते कि सर प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिल गई। तो ये तो मित्रों आपका दूसरा सूत्र चला जाता। लेकिन चूंकि मैंने ओपन एक्सेस सिस्टम दिया आप लोगों को और उसकी वजह से आप लाइब्रेरी के अंदर एंटर हो सके, शेल्फों के भीतर आप खुद विचरण कर सके, घूम सके और अपनी मनपसंद पुस्तक उठाई। तो दोस्तों, वो पुस्तक मैंने आपको ओपन एक्सेस के जरिए पहुंचाई। यानी आप उस अब्दुल कलाम वाली पुस्तक तक नहीं आ रहे थे। अब्दुल कलाम वाली पुस्तक मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। क्या देखे? ओपन एक्सेस। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ मित्रों? इसीलिए ओपन एक्सेस सिस्टम की बात जब भी आती है, वो आपके कौन से सूत्र की पूर्ति करेगा दोस्तों? थर्ड लॉ की पूर्ति। क्योंकि थर्ड लॉ आपका यही कहता है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो मैंने आपको ओपन एक्सेस सिस्टम दिया, मैंने आपको मेरी लाइब्रेरी की सारी बुक्स आपके सामने रख दी कि आपको जो बुक्स ले जानी है वो बुक्स ले जाए। अगर मैं ऐसा पैटर्न देता हूँ, ये सुविधा देता हूँ, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि मेरी हर बुक को कोई ना कोई उसका पाठक जरूर मिलेगा। इसलिए ओपन एक्सेस सिस्टम की बात जब भी आए, ओपन एक्सेस सिस्टम दोस्तों आपका थर्ड लो में। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट की। एक्सटेंशन एक्टिविटी। एक्सटेंशन एक्टिविटी या आप इसको हिंदी में ऐसा कह सकते हैं विस्तार गतिविधि।
विस्तार गतिविधि। देखिए दोस्तों, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ का विस्तार गतिविधियों से क्या, विस्तार गतिविधियों में आप कई बार इसको आप इस वे में भी बोलते हो, प्रचार-प्रसार, प्रसार गतिविधि। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही प्रसार वर्ड देखते हो, यानी एक्सटेंशन वर्ड जैसे देखते हो, बहुत से लोग यहाँ पर हड़बड़ाहट में गलती कर देते हैं। सवाल आता है, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ पुस्तकालय विज्ञान कौन से नियम, और आप लोग अनजाने में या हड़बड़ाहट में इसको एक सूत्र आप जो घोड़ा भर के आ जाओगे, वो है दोस्तों 5वां। क्योंकि 5वां आप क्या पढ़ते हो? लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका 5वां है। लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी क्या हो रही है आपकी? ग्रोथ हो रही है। और यहाँ से आप क्या देख रहे हो? विस्तार गतिविधियाँ, यानी विस्तार होना, उसको आप समझ लेते हो कि अच्छा यहाँ पर तो विस्तार हो रहा है, विस्तार होने का मतलब हो रहा है ग्रोथ हो रहा है। और ये सोच के आप दोस्तों 5वां नियम कर देते हो। नहीं दोस्तों, ये इसका फैक्ट नहीं है। विस्तार गतिविधियों का संबंध यहाँ पर ये है कि आपकी जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का विस्तार कीजिए, यानी लाइब्रेरी जिस चार दीवारी में बंद है, उसको बाहर निकालिए, उसको बाहर फैलाइए, प्रचार प्रसार के माध्यम से। तब आप कहोगे सर बुक प्रचार माध्यम से कैसे? तो आप दोस्तों बुक फेयर लगा सकते हो। बुक फेयर का नाम सुना है ना? जैसे मेला लगता है, जैसे रावण चबूतरा में मेला लगता है, अपने सादुल स्पोर्ट्स में मेला लगता है, वो मेला लगता है, मेला लगते ही आप मेले वालों ने आप तक आपके पास निमंत्रण पहुंचाते हैं क्या? यार आओ भाई आओ, मेला लगा है। आपको पता लग जाता है और आप खुद मेले तक जाके आते हो। तो बुक फेयर यानी पुस्तक प्रदर्शनी का पुस्तक मेला लगाते हो आप। उसमें क्या करते हैं आप? अपनी पुस्तकें जो आपकी लाइब्रेरी में पड़ी है, इतने दिनों से बंद पड़ी है, उन लाइब्रेरी को आप लाइब्रेरी से चार दीवार से बाहर लाते हो, पुस्तकालय से बाहर निकाल के उनका विस्तार करते हो। बुक फेयर। इसके अलावा दोस्तों, बुक डिस्प्ले। बुक डिस्प्ले यानी बुक डिस्प्ले का मतलब हुआ आप अपने पुस्तकों की क्या करते हो दोस्तों? प्रदर्शनी लगाते हो। इनको क्या कहेंगे? पुस्तक प्रदर्शनी। इसके अलावा आप कोई भी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार का भी आयोजन कर सकते हो। आप कोई भी बाल मेले का यानी चिल्ड्रन फेयर का भी आयोजन कर सकते हो। चिल्ड्रन कॉर्नर की व्यवस्था कर सकते हो। इन सभी के माध्यम के द्वारा आप अपने जो लाइब्रेरी में जो पुस्तकें इतने दिनों से बंद पड़ी है, यूज में नहीं आती है, आप बाहर निकालते हो, प्रचार प्रसार करते हो। एक बहुत अच्छा फैक्ट आता है दोस्तों, वो आता है लाइब्रेरी ऑन व्हील। लाइब्रेरी ऑन व्हील, दोस्तों इस व्हील्स का मतलब होता है पहिया, यानी आपके पहियों पर, चक्कों पर पुस्तकालय, इसका मतलब होता है एक तरह से मोबाइल लाइब्रेरी। यह सवाल सीधा मिलता है दोस्तों आपको कि भाई मोबाइल लाइब्रेरी का कंसेप्ट लाइब्रेरी साइंस के कौन से सूत्र को पूरा करता है? तो दोस्तों आप खुद अब इस कंसेप्ट को समझिए। मोबाइल लाइब्रेरी आपको भी पता है, आप लोग गाँवों में देखते हो कि मोबाइल एटीएम, मोबाइल वैन, ये क्या होती है? यानी एटीएम एक चलता फिरता एटीएम, उसी तरह से मोबाइल लाइब्रेरी क्या है? एक ऐसी गाड़ी जो चलती फिरती पुस्तकालय हो। आप लोगों ने बहुत बार देखे दोस्तों, गाड़ी में देखा होगा, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर वाले के अपने पुस्तकों की बुक फेयर के यानी इस लाइब्रेरी व्हील्स के माध्यम से, मोबाइल लाइब्रेरी के माध्यम से गांव-गांव तक फैलाते हैं। वो गीता प्रेस गोरखपुर वाले जगह-जगह अपने बड़ी-बड़ी सिटीज़ में लगते हैं, गाँवों तक जाते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, लोग उनसे किताब लेते हैं। तो अब मुझे ये बताइए दोस्तों, क्या वो पाठक कभी लाइब्रेरी में जाके वो गीता प्रेस गोरखपुर वाली किताबें अपने खुद खरीदना चाह रहे थे? नहीं चाह रहे थे। तो क्या हुआ? वो पुस्तक उन तक पहुँची। किसके माध्यम से? मोबाइल लाइब्रेरी के माध्यम से। और आपका तीसरा सूत्र क्या कहता है? तीसरा सूत्र यही कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक, यानी आप पाठक पुस्तक तक नहीं जा रहे थे, पुस्तक आप तक पहुँची। तो मोबाइल लाइब्रेरी फिर कौन से नियम में गया? तीसरे नियम में गया। कौन से नियम में गया दोस्तों? थर्ड लॉ में गया। तो यही है आपका
कि भाई विस्तार करो, आप पुस्तकालय से उनका विस्तार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा सवाल ये मिलता है। अब मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ, एक एक सवाल देता हूँ ये, जो कि अभी हाल ही में जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा एक पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उसमें लाइब्रेरी साइंस में एक ये सवाल आया था कि जो शेल्फ में जो बुक्स रखी हैं, वो पाठक की नज़र में आनी चाहिए या पाठकों में होना चाहिए, पाठकों की दृष्टि में आनी चाहिए। या दोस्तों इसको मैं थोड़ा अलग वे में प्रेज़ेंट करूँ, तो आपके लिए ये फैक्ट मिल जाता है दोस्तों कि शेल्फ की हाइट, देखिए दोस्तों मुझे बार-बार समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होगा शेल्फ किसको कहते हैं। शेल्फ वो स्थान है जिसके अंदर पुस्तकें रखी जाती है। शेल्फ है जिसमें आपकी खूब सारी क्या रखी है बेटा? ये पुस्तक रखी हुई है। तो आपको कई बार फैक्ट मिलता है, एक शेल्फ की हाइट पाठकों की हाइट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये किस कथन की पूर्ति करता है? तो आप इस सवाल को इस वे में ले लीजिए, या दूसरे वे में जैसे मैंने पहले बोला कि शेल्फ में रखी हुई पुस्तकें पाठकों के ध्यान में, पाठकों के नॉलेज में, पाठकों के दृष्टिगोचर में, विजिलेंस में होनी चाहिए। ये किस कथन की पूर्ति? देखिए दोस्तों, अगर आप इसको दूसरे नियम में डाल दोगे, तो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। पाठक तो अपनी पुस्तक ऐसे ही ढूँढ लेगा। अगर आप मुझे ये बताइए, इस शेल्फ की हाइट अगर मैं 12 फुट रख दूँ, यानी एक अमूमन इंसान की हाइट 6 फुट की होती है, 7 फुट की होती है। मैं 12 फुट तक की हाइट रख दूँगा अगर शेल्फ में, तो उस शेल्फ की सबसे ऊपर वाली रैक से उसमें मैं कौन-सी पुस्तक रख रहा हूँ, वो तो कभी पाठक को नज़र में आएगी नहीं। और अगर वो पुस्तक पाठक को अगर नज़र में नहीं आई, तो उस पुस्तक को कोई यूज़ भी नहीं करेगा। तो उस शेल्फ में, उस रैक में जो बुक्स पड़ी है, क्या वो मेरे कभी काम यूज़ में आएगी? तो यहाँ पर आपको ऐसा भी फैक्ट देते हैं कि सेल्फ की हाइट पाठकों की हाइट से किस कथन की पूर्ति करेगा दोस्तों? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? प्रत्येक पुस्तक को उसका, अगर आप हाइट ज़्यादा रखोगे, तो वो पुस्तकें तो उस सेल्फ में पड़ी-पड़ी बेकार हो जाएगी, रद्दी हो जाएगी, लेकिन उसको कोई देखेगा भी नहीं। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि किसी पाठक को तो वहाँ पर दिखेगी भी नहीं, वहाँ पर बुक्स रखी हुई कौन-सी है? कौन-कौन सी टाइटल की पड़ी है? क्योंकि उसको तो नज़र में ही नहीं आएगा कभी। इसलिए यहाँ पर ऐसे कंडीशन दे देते हैं कि सेल्फ की हाइट पाठक की हाइट से अधिक नहीं होनी चाहिए, या उसके नज़र में रहनी चाहिए, विजिलेंस में रहनी चाहिए, दृष्टिगोचर होनी चाहिए। ये किस नियम की पूर्ति करेगा दोस्तों? थर्ड नियम। तो ये दोस्तों आपका तीसरा नियम था, जिसमें आप लोगों ने क्या-क्या देखा दोस्तों? एक तो विस्तार गतिविधियाँ देखी, ओपन एक्सेस सिस्टम देखा, ओपन एक्सेस देखा, आपने बुक फेयर देखा, इसके अलावा आपने खूब सारे कॉन्फ्रेंसेस देखे, कभी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इन सारे तरीकों के माध्यम से प्रत्येक पुस्तक को उसका तीसरे सूत्र की ये करते हैं। चलिए दोस्तों, चौथे नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम आपका क्या कहता है दोस्तों? फोर्थ लॉ कहता है सेव द टाइम ऑफ रीडर, सेव द टाइम ऑफ रीडर, यानी पाठक का समय बचाओ। पाठक, देखिए दोस्तों, जब अपन ने पहली बार क्लास ली थी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की, उस दिन भी अपन ने बात करी थी कि 5 लॉ में जब अपन ने सबसे पहला लॉ पढ़ा था और पहले लॉ के जब अपन ने इम्प्लीकेशन पढ़े थे, तब याद कीजिए अपने वहाँ पर क्या-क्या लिखाए थे? अपन ने लिखाए थे लोकेशन, अपन ने लिखाया था टाइम, अपन ने लिखाया था बुक सिलेक्शन। याद कर लीजिए, अपने पीछे वाले वापस पन्ने पलटिए, और ये सारी चीज़ें अपन ने फर्स्ट लॉ के अंतर्गत लिखी थी। और उस समय भी मैंने आपको आगाह किया था, आप लोगों को सूचित किया था कि देखिए दोस्तों, जैसे ही आपका ये वाला फैक्ट मिलता है, आप गलती से इसको कहीं चौथे लॉ में मत, फोर्थ लॉ में आप इसको मत डाल देना, ये मैंने आपको बोला था। तो फिर आप कहोगे सर जल्दी से वापस रिवाइज़ करवा दो, तो फिर उस फैक्ट का टाइमिंग का क्या मतलब था? तो देखिए दोस्तों, उस टाइमिंग का मतलब ये था कि जो लाइब्रेरी की जो टाइमिंग है, वो पाठकों की सुविधा के अनुसार होनी चाहिए।
अपन ने एग्जाम्पल देके भी देखा था कि भाई मान लीजिए आप लाइब्रेरी ऐसी जगह खोलते हो जहाँ के अधिकतर पाठक जो है वो या तो गवर्नमेंट जॉब में है या टैक्सी चलाते हैं और आप अपनी लाइब्रेरी का टाइमिंग 10 से 5 रख रहे हो तो आपकी बुक से यूज में नहीं आएगी। वहीं आप उनका टाइमिंग अगर 5 से 11 बजे रखते हो तो बहुत अच्छा चांस है कि आपकी बुक से यूज में आ जाए, इसलिए वो आपका पहला नियम पे पूर्ति कर। तब दोस्तों मैंने आपको ये बोला था कि देखिए चौथा नियम आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी तो टाइम की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट किया कि पाठक का समय बचाओ, लेकिन कब बचाओ? जब पाठक एक बार पुस्तकालय के भीतर प्रवेश कर, यानी अब आप उसको कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दीजिए, उस तरीके की सेवा दीजिए जिसके माध्यम से उसको कम से कम समय में उसको अभिष्ट सूचना प्राप्त हो जाए। तो इसके अंतर्गत दोस्तों क्या आएगा? इसके अंतर्गत आपको जैसे सबसे पहला आपको मिल जाता है सेल्फ अरेंजमेंट। क्या है? सेल्फ अरेंजमेंट, यानी आप इसको हिंदी में पढ़ते हो दोस्तों, निधानी व्यवस्थापन। निधानी व्यवस्था। अब देखिए दोस्तों, निधानी व्यवस्थापन क्या है? देखिए दोस्तों, आपको अगर लाइब्रेरी में एंटर करते हैं और आपको अगर मैं ऐसी पुस्तकें दे दूं कि ये एक ही सेल्फ के अंदर, ये एक शेल्फ है, उस शेल्फ में मैंने वहाँ पर आपको हिस्ट्री की भी वहाँ बुकें डाल रखी है, मैथमेटिक्स की भी बुक्स डाल रखी है, इंग्लिश की भी बुक डाल रखी है, राजस्थान जीके की भी बुक डाल रखी है, लाइब्रेरी साइंस की भी डाल रखी है, कॉमर्स की भी डाल रखी है, ज्योग्राफी की भी डाल रखी है। मैं सारे सब्जेक्ट एक जगह इकट्ठा कर दूँ और फिर आप आके कहते हो कि सर मुझे फलानी बुक चाहिए और मैं आपको सीधा भेज देता हूँ कि ये रही सेल्फ, जाके बुक्स ले लो अपनी। दोस्तों आपको क्या लगता है जिस बुक्स को आप ढूँढने आए हो वो आपको कम से कम समय में मिल जाएगी क्या? वहीं अगर मैं इनको एक वर्गीकृत व्यवस्था करता हूँ और मैं उनका विषय अनुसार वर्गीकरण कर देता हूँ कि ये हमारी ये वेरिएबल जो सेल्फ है ये हिस्ट्री की किताब रखेंगे, इस सेल्फ में मैं मैथमेटिक्स की किताब रखूंगा, इस सेल्फ में मैं इंग्लिश की किताब रखूंगा, इस वाले में मैं राजस्थान जीके रखूंगा, इस वाले में मैं कॉमर्स की रखूंगा, इस वाले में मैं कुछ भी आपको मान लो लाइब्रेरी साइंस की किताब। अगर आप इस तरीके का अरेंजमेंट अगर आप सेल्फ का करते हैं, आपके पास कोई पाठक आता है, सर मुझे लाइब्रेरी साइंस की बुक चाहिए, मैं कहूँगा आप अपनी लाइब्रेरी साइंस की सेल्फ तक पहुँचे, वहाँ से आप। तो ये है दोस्तों आपका सेल्फ अरेंजमेंट। तो सेल्फ अरेंजमेंट अगर आपने ढंग से करके दे दिया, पाठक का समय बचेगा कि नहीं बचेगा दोस्तों? बिल्कुल बचेगा। अब देखिए देखो, जब भी सेल्फ अरेंजमेंट की बात करते हो आप, तो यहाँ पर एक और फैक्ट आपके सामने बहुत बढ़िया निकल तो जिसको आप बोलते हो अपूपा पैटर्न। क्या दोस्तों क्या बोलते हो आप? अपूपा पैटर्न। अपूपा पैटर्न किसकी देन है दोस्तों? रंगनाथन द्वारा दी गई दोस्तों, एक आपका पैटर्न दिया गया है और ये किसके लिए दिया गया है? सेल्फ में बुक्स अरेंजमेंट करने के लिए ही दिया गया है। ये आपके सेल्फ हैं, उनमें खूब सारी बुक्स हैं, उन बुक्सों को अरेंज करने के लिए आपको क्या दिया गया है दोस्तों? अपूपा पैटर्न दिया गया। अपूपा पैटर्न क्या है? आइए जरा एक नजर डाल। ठीक है दोस्तों, ए को मतलब होता है, ए का मतलब होता है आपका एलाइन, पी का मतलब होता है आपका पेनम्ब्रा, क्यू का मतलब होता है दोस्तों अम्ब्रा, वापस पी का मतलब होता है दोस्तों पेनम्ब्रा और वापस ए का मतलब होता है तो एल। सर ये तो आपने फुल फॉर्म तो बता दी, लेकिन ये होता क्या? तो देखिए दोस्तों, एलाइन का मतलब होता है सबसे कम उपयोगी ग्रंथ, यानी जो सबसे कम उपयोगी बुक्स हैं उनको आप बोलोगे क्या? ये कम उपयोगी। पेनम्बरा उससे थोड़ी ज्यादा यूजफुल, उससे थोड़ी ज्यादा यूजफुल यानी कम उपयोगी पुस्तक।
अम्बरा क्या होगा दोस्तों? अम्बरा होगा सर्वाधिक उपयोगी ग्रंथ। सर्वाधिक उपयोगी ग्रंथ। वापस पेनम्बरा क्या होगा दोस्तों? कम उपयोगी ग्रंथ। और वापस अलाइन क्या होगा दोस्तों? सबसे कम उपयोगी। अब इनका सेल्फ के ऊपर अरेंजमेंट कैसा? तो ये देखिए दोस्तों आपकी सेल पे है। तो रंगनाथन जी आपको ये सुझाव देते हैं कि जो सबसे कम उपयोगी ग्रंथ हैं, उनको आप किनारों पे जमाइए। यानी सबसे कम, यही तो अपन ने देखा था। यानी ए का मतलब अलाइन, सबसे कम उपयोगी ग्रंथ। तो यहाँ पर आपको रंगनाथन जी कहते हैं कि सबसे कम उपयोगी जो ग्रंथ है, उनको आप सेल्फ में किनारों पे रखिए। उसके बाद उन्होंने कहा, अब आप रखिए यहाँ पर पेनम्बरा। क्या रखिए? पेनम्बरा, यानी अलाइन के पास सबसे कम उपयोगी, फिर कम उपयोगी ग्रंथि, और जो सबसे सर्वाधिक उपयोगी ग्रंथ है, उनको बोलते हैं अम्बरा। यानी बीचों बीच आपको सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली पुस्तकें रखी जाती है। तो ये एक तरह का दोस्तों सेल्फ अरेंजमेंट, सेल्फ सेल्फ का अरेंजमेंट, यानी सेल्फ में पुस्तकें कैसी रखी जाती है। ये था दोस्तों, ए था सबसे कम, ये भी वापस अलाइन था, सबसे कम। फिर आपका दोस्तों आ गया था पेनम्बरा यानी कम, और यू यानी अम्बरा, सर्वाधिक यूज आने वाली किताबें हैं, उपयोगी ग्रंथ है, उनको उन्होंने अम्बरा बोला भी। अब आप खुद बताइए दोस्तों, सेल्फ अरेंजमेंट के ऊपर जो भी कोई फैक्ट आ जाएगा, बहुत बार सवाल आता है, पुस्तकों की वर्गीकृत व्यवस्था किस नियम के अंतर्गत जाएगी? तो आप ये वर्गीकृत व्यवस्था कर क्यों रहे हो? आप तो ये वाला भी तो कर सकते थे ना। आप तो इस तरह से ही कर सकते थे, ना तो आपको जमाने की झंझट, ना कोई इतना हेडेक, क्यों करके देना? लेकिन आपने ये सारी चीजें क्यों करी? आपने ये सेल्फ अरेंजमेंट क्यों करके दिया? ताकि पाठक का क्या हो? समय बचे। इसके अलावा और आप समय बचाने के लिए और आप कौन कौन से फैक्ट का काम ले सकते हो? तो दोस्तों आप कैटलॉग का प्रयोग कर सकते हो। कैटलॉग क्या किसको बोलेंगे दोस्तों? सूची को। सूची किसकी? पुस्तकों की सूची। आप बहुत बार दुकान पे जाते हो, जैसे मान लो आप रेस्टोरेंट जाते हो, और आप दो वहाँ पर वेटर से क्या मांगते हो कि वेटर मेन्यू लाओ। या आप किसी हार्डवेयर की दुकान पे जाते हो, कलर्स चूज करते हो कि आप अपने पेंट करवाने के लिए कौन सा कलर यूज करोगे। आप बोलते हो कि सर मुझे कैटलॉग दिखाइए, टाइल्स का, कलर्स का कैटलॉग दिखाइए। तो आपको कैटलॉग दिखाता कि लीजिए सर पसंद कीजिए। सेम, अगर आपको पर्टिकुलर बुक चाहिए, तो आप सेल्फों में ढूंढने के बजाय आप पर्टिकुलर आपने कैटलॉग देख लिया, सूची देख ली, आपको वहीं से पता लग गया कि जो आप बुक ढूंढ रहे हैं वो उस लाइब्रेरी में मौजूद है या नहीं है। आपने अगर वहीं से पता लगा लिया, तो आपने कैटलॉग से ही पता लगा लिया कि अमुक बुक वहाँ पर लाइब्रेरी में है, कि मिल गई। नहीं है तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बता, पाठक का समय बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? संकेतकों का प्रयोग कर सकते हो। संकेतक, संकेतक का मतलब क्या हो गया दोस्तों? विभिन्न आप गाइड का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने वो अभी सेल्फ में लगाए थे, यानी आपने साइन बोर्ड लगा दिए कि यह मेरी हिस्ट्री की किताबें हैं, इधर हिस्ट्री इधर लगा दिया। आपने बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, इंग्लिश इधर है, सोशियोलॉजी उधर है, विज्ञान उधर है। इससे क्या हुआ? टाइम बच गया। या आपने क्या लगा दिया कि सर्कुलेशन रूम, सर्कुलेशन रूम किस तरफ है, रेफरेंस वाला रूम किस तरफ है, हिस्ट्री की जो सेल्फ है वो उस तरफ है। आप संकेतकों का भी प्रयोग कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? पाठक का समय बच। तो ये सारी चीजें जब आप घूम फिर के देखोगे, तो आपका एक ही निचोड़ निकल के आएगा कि दोस्तों पाठक का समय बच रहा है। कब? जब वो लाइब्रेरी के भीतर प्रवेश कर गया। अब अपन उसको ऐसी सुविधा दे रहे हैं जिसकी वजह से उसको हो रहा है समय बच रहा है। आ जाइए दोस्तों अपने अंतिम और पांचवें नियम की ओर। पांचवा नियम दोस्तों आपका कहता है
लो कि लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी पुस्तकालय, पुस्तकालय एक क्या है दोस्तों? वर्धनशील, वर्धनशील जीव है। दोस्तों अपन बात कर चुके हैं कि इस जीव की ये बात कर रहा है, वो कह रहा है सजीव, यानी जिस तरह से सजीव एक निरंतर रूप से वृद्धि करता रहता है, विकास करता रहता है, यानी उसमें क्या होता रहता है दोस्तों? ग्रोथ होती रहती है, डेवलपमेंट होता रहता है, तो उसको आप क्या बोलोगे? सजीव बोलोगे। तो जिस तरह से एक सजीव में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट निरंतर अनवरत रूप से देखा जाता है, उसी भांति आपका जो पुस्तकालय है सदैव विकास, इसलिए आपका ये पांचवा नियम कहलाता है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए दोस्तों ये विकास किस प्रकार होता है? ये विकास दोस्तों ये दो प्रकार से होता है दोस्तों। एक तो होता है दोस्तों आपका चाइल्ड ग्रोथ, और एक होता है दोस्तों आपके एडल्ट ग्रोथ। यानी अगर आप इसको हिंदी में देखोगे तो बाल विकास, बाल विकास यानी चाइल्ड ग्रोथ, और एडल्ट ग्रोथ को बोलोगे आप वयस्क विकास। यहाँ से दोस्तों आपको सीधा एग्जाम में सवाल मिल जाता है कि भाई चाइल्ड ग्रोथ और एडल्ट ग्रोथ का कंसेप्ट पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम के अंतर्गत है? आपको देखते ही पता लग रहा है, पांचवें नियम के। क्या है ये फैक्ट, उसको जरा समझ लीजिए। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे पुस्तकालय फील्ड के प्रेमी, पुस्तकालय ज्ञानी इतना सा फैक्ट पढ़ के रट रटा के आगे चले जाएंगे, लेकिन इसके कंसेप्ट में नहीं घुसेंगे। इसका कंसेप्ट समझना, आपको मैंने पहले दिन से कहा क्लास का क्लास में आपको याद करा दे। कंसेप्ट आपने अगर एक बार याद कर लिया, कंसेप्ट समझ लिया, आप इसमें एक भी सवाल गलत नहीं। चाइल्ड ग्रोथ का मतलब देखिए दोस्तों, एक बच्चा जो होता है उसका विकास हमेशा दृष्टिगोचर होता है, विजिलेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा 3 साल का है, वो अभी इस हाइट तक का है। जैसे ही आप उसको 10 साल बाद देखोगे वो बच्चा इतना लंबा हो जाएगा। ये विकास क्या हुआ दोस्तों? विजिलेंस में अपन देख सकते हैं। आप जमा यानी अपना कोई बार रिश्तेदारी में ने ब्याह शादी हुए, आप जमा अटेंड करने जावा और अपने रिश्तेदार मिले और अपन के अरे कई रे पपिया ये तो मोटो हो गोर तू जब थन पहली बार देख जो तू एड़ो हो रे, अबे तू एड़ो होयो, अबे तू तो लंबो चौड़ो होयो, तू आकाश हम गई प्रो रे। यानी वो सब क्या है? वो ग्रोथ है जो आपको नजर में आ रही है, यानी चाइल्ड ग्रोथ। यानी चाइल्ड ग्रोथ यानी बच्चे के माफिक जिस तरह एक बच्चे में विकास होता है और वो दिखता है, वो सब क्या होता है दोस्तों? चाइल्ड ग्रोथ। अब कहोगे सर ये चाइल्ड ग्रोथ तो समझ में आ गया, लेकिन इसका लाइब्रेरी साइंस से क्या लेना देना? देखिए दोस्तों, ये लाइब्रेरी साइंस में इस तरह से संबंधित है कि मान लीजिए आज आपके पास लाइब्रेरी में 5,000 पुस्तकें हैं। कल को 2-3 साल बाद आप आते हो और आप देखते हो कि आपका कलेक्शन बढ़ गया है, 10,000 हो गया है। तो 10,000 कहाँ पुस्तकें, कहाँ 5,000? आपको जैसे दिखा, अरे सर मैं पहली बार आया लाइब्रेरी लाइब्रेरी में, तब तो किताबें इतनी नहीं थी, अब किताबें बढ़ गई क्या? यानी वो विकास क्या है? दिख रहा है। दिख रहा है तो वो विकास किस में गया? चाइल्ड ग्रोथ में गया। वहीं एडल्ट ग्रोथ का मतलब क्या हो जाता है? जब अपन 18 वर्ष से 21 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं, तब अपन की क्या हाइट बढ़ती रहती है क्या? तब अपन में भौतिक विकास होते रहते दिखते हैं क्या? फिर देखिए दोस्तों, गुणात्मक विकास होता है, एक क्वालिटी डेवलप होती है जिसको आप कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलप हो गई। वो पर्सनैलिटी डेवलप होती हुई किसी को नजर आती है क्या? वो आपके व्यवहार से झलकता है, आपके बिहेवियर से शो हो जाता है कि आप में कितना परिवर्तन। तो देखिए दोस्तों, एडल्ट ग्रोथ का संबंध अगर आप पुस्तकालय से जोड़े, तो पुस्तकालय में मान लीजिए आपने लाइब्रेरी में पुरानी टेक्निक्स यूज कर रहे हो। आप पुरानी टेक्निक्स का मतलब है कि मान लीजिए आप रजिस्टर में एंट्री कर रहे हो।
रजिस्टर में आप इश्यू रिटर्न कर रहे हो, रजिस्टर से ही आप उल्लेख कर रहे हो, रजिस्टर से ही सब कुछ आप पुरानी पद्धति के हिसाब से चल रहे हो बाबा आदम के ज़मानों से। लेकिन अब जैसे आप लाइब्रेरी में 5 साल बाद आते हो, आपको पता लगा कि नहीं, वहाँ पर सॉफ्टवेयर आ गया है। अब वहाँ रजिस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप सॉफ्टवेयर पे करोगे। यानी अब आपने क्या किया? आपने गुणवत्ता का सुधार कर लिया, क्वालिटी डेवलप कर ली। तो क्वालिटी डेवलप कर ली तो वो किस तरह का विकास आपका कहलाया? एडल्ट डेवलपमेंट, यानी एडल्ट ग्रोथ हुआ। तो दोस्तों ये आपका कांसेप्ट था 5वें नियम के अंतर्गत, यानी चाइल्ड ग्रोथ और एडल्ट ग्रोथ, बाल विकास और वयस्क विकास। एक बाल विकास केवल और केवल अ, आपका परिमाणात्मक पक्ष पर जोर देता है, क्वांटिटी पे देता है, जैसे पुस्तकों की संख्या में वृद्धि, पुस्तकालय स्टाफ में वृद्धि, पुस्तकालय भवन में वृद्धि। जैसे बिल्डिंग आज 2 बिल्डिंग की है पुस्तकालय, आपको कल को आपको 5 मंजिला इमारत हो जाती है। ये क्या हो गया? विकास। जैसे अरे सर 2 मंजिल की 5 मंजिला लाइब्रेरी बन गई, क्या हो गया दोस्तों? चाइल्ड ग्रोथ बन गया, 5वें नियम में चला गया। आप अगर उसमें संशोधन कर रहे हो, क्वालिटी डेवलप कर रहे हो, तो किसमें चला जाएगा? चाइल्ड ग्रोथ चला जाएगा। तो दोस्तों ये अपने 5 क्लासेस थी, 5 नियमों के ऊपर थी, पंच नियम के ऊपर थी, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में थी। मैंने आपको पहले दिन ही वादा कर दिया था कि दोस्तों पंच नियम पढ़ने के बाद आप काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएँगे, जिसमें से आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा कि सर हम बहुत भ्रमित रहते हैं कि सर हमने ये नियम पढ़ा और ये नियम हमने तो उस नियम में पढ़ा है, उस नियम में पढ़ा है। मुझे लगता है कि अब आपको काफ़ी कुछ डाउट क्लियर होंगे। फिर भी किसी को कोई भ्रम रह जाता है, तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डाल सकते हैं। उत्तर दिया जाएगा इस सवाल का। तो ये आपके 5 नियम इसी के साथ आपके कंप्लीट होते हैं दोस्तों। जुड़े रहिए आप, आगे भी इसी तरह आप ये क्लासें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ले सकते हैं। ऑफलाइन मोड में लेने के लिए आपको बीकानेर के जसूसर गेट के पास में जो विश्वकर्मा गेट है, उसके बिल्कुल सामने की तरफ सारथी इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ आप आ सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप सारथी इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको आपका लाइफ साइंस कोर्स आपको मिल जाए।